जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप भी करना चाहते हैं घर से एक बेहतरीन तैयारी और 2025 के बोर्ड एग्जाम में लहराना चाहते हैं अपना परचम, तो आज ही जुड़े हमारे YouTube चैनल MS एकेडमी से, जहां मिलेगा आपको 10वीं क्लास की पूर्ण तैयारी। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो आवे उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एक बढ़िया सा कमेंट जरूर करें, ताकि जिससे मुझे मिले मोटिवेशन और हम बनाते रहे आपके लिए नई नई वीडियोज। चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री, जिसमें पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले इस पे 4 टॉपिक कवर किया गया था। अगर आपने उस टॉपिक को अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप इससे पहले उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि शुरू से आपका चैप्टर कवर हो सके, क्योंकि उसमें 4 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको कवर कर लिया गया हुआ है। अभी हम लोग उसको 2 सेक्शन में बांटे। प्रथम चैप्टर को यूरोप में राष्ट्रवाद, शॉर्ट टाइप आंसर एंड लॉन्ग टाइप आंसर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल शॉर्ट टाइप आंसर पे। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा इससे पहले 4 टॉपिक में, जिसमें जो इसका एक टाइटल टॉपिक है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद के बारे में हम लोगों ने इस पिछले वीडियो में बात करा था। मेटरनिक युग क्या था, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, और मेजनी कौन था, जिसमें से मेजनी और मेटरनिक युग और जर्मनी के एकीकरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और ये वीडियो उसके साथ भी शेयर कीजिए जिसका एग्जाम होने वाला है 19 तारीख को, ताकि उसको भी उसके एग्जाम में मिल सके सहायता। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मेरा सन 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। यानी कि जो सन 1848 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके क्या कारण थे। किसी भी क्रांति के कई कारण होते हैं, उसी प्रकार से फ्रांस में सन 1848 ईस्वी में जो क्रांति हुई, जो घटनाएं घटित हुई, उसके क्या कारण थे, आज हम जानेंगे इस पे विस्तार से। यहाँ पे सन 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। उसमें कई कारण थे। जो सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई उसकी कई सारे कारण थे, लेकिन शॉर्ट टाइप में हम केवल यहाँ पर कुछ कारणों का, 6 कारणों का यहाँ पर जिक्र करेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के सवाल के रूप में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो सबसे पहला जो कारण था कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की, वो था लुई फिलिप के कमजोर नीति का। लुई फिलिप के कमजोर नीति का अगर किसी देश को चलाने वाला या किसी देश का, जहां उसका जिस प्रकार का नियम लागू हो, प्रेसिडेंट नियम हो या फिर प्रधानमंत्री नियम हो, अगर उसका एक जो प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री, उसकी नीति अगर कमजोर हो, तो वहां एक देश में किसी न किसी प्रकार की क्रांति पनपने की उम्मीद होती, संभावना होती। वहां जो है उसकी नीति से वहां के जो कुछ वर्ग के लोग हो, कुछ वर्ग के ऐसे भी लोग हो जो उसकी नीति से नाखुश होकर उसके दिल में आक्रोश पैदा हो और वो एक क्रांति का रूप ले ले। तो पहला मेरा कारण जो यहाँ पर निकलता है, लुई फिलिप की कमजोर नीति। लुई फिलिप की एक कमजोर नीति थी, जो यानी कि लोगों में एक आक्रोश को पैदा करने का कार्य किया। सेकेंड था यहाँ पे लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। लुई फिलिप ने एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति, जिसका नाम क्या है, गीजो को इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि जैसा साथी हो वैसा ही उसको साथी मिलता भी है। जिस प्रकार से लुई फिलिप यहाँ पे खुद एक कमजोर नीति को अवलंबन करता था, उसी प्रकार से यहाँ पे देखा गया कि लुई फिलिप ने एक प्रतिक्रियावादी गीजो को जो प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन में बात करेंगे कि पूंजीपति वर्ग को साथ रखना। इसकी सबसे बड़ी जो प्रतिक्रियावादी और इसका सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आता है वो क्या है कि पूंजीपति वर्ग को साथ रखना। किसी भी देश में किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को हम ये नहीं कह सकते कि केवल वो पूंजीपति वर्ग को साथ में लेकर चले, पूंजीपति वर्ग को साथ में लेकर चले, क्योंकि जब आर्टिकल 153 हमें इस बात की अनुमति देती है कि हमें हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो पूंजीपति हो या पूंजीपति वर्ग से बिलोंग नहीं करने वाला हो, सभी को एक बराबर का अधिकार हासिल होता है। किंतु यहाँ पर गीजो और लुई फिलिप दोनों की नीति केवल ये थी कि हमें पूंजीपति वर्ग को साथ में रखना है। कई बार ऐसा हर एक देशों में देखा जाता है कि पूंजीपति वर्ग को अपने साथ में लेके चला जाता है, ताकि जिससे सरकार तो बची रहे लेकिन वहां की आवाम परेशान होती रहे। वही कारण था यहाँ पर कि इसका जो एक प्रतिक्रियावादी गीजो, वो केवल पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखा और जो निचले तबके का लोग था उसको छोड़ दिया उसके हाल पे,
जो उसमें आक्रोश पैदा किया और वो आक्रोश अंततः एक क्रांति का रूप बनकर पैदा हुआ। उसके बाद से यहाँ पर अगल का जो टॉपिक, अगल का जिसका पॉइंट है वो है असफल विदेश नीति। किसी देश के विकास में एक विदेश नीति अहम भूमिका निभाती है, किसी भी देश के विकास में, क्योंकि जब तक हमारा किसी दूसरे मुल्क के साथ एक अच्छा कनेक्शन ना हो, एक अच्छा दोस्ती याराना अगर संबंध ना हो, तो वो हम वहाँ से किसी प्रकार के व्यापार को वहाँ से विकास नहीं कर सकते। अगर हमें अपने व्यापार को अगर विकास करना, हमारे देश को अगर आगे को लेकर चलना है, तो हमारी विदेश नीति एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। जिस प्रकार से आज की जो हमारे भारत की देश नीति है, जो मोदी जी के काल में जो एक हमारी जो विदेश नीति बनी है, और जो जिस प्रकार से विदेशों ने भारत का लोहा माना है, उस प्रकार की इसकी नीति नहीं थी। क्योंकि अगर नीति अगर बेहतर हो, तो वहाँ पे विदेश नीति को अगर बेहतर किया जाए, जिससे हमें मौका मिलता है कि अपने देश के कारोबार को दूसरे देश में जाकर उसको विकसित करने का। लेकिन यहाँ पे ये लुई फिलिप और यहाँ पर जो प्रतिक्रियावादी ये जो था, ये दोनों इस चीज को करने में असफल रहा, जो लोगों में एक बेरोजगारी और भूखमरी का कारण बनकर पैदा हुआ, और यही कारण लोगों में आक्रोश पैदा करता रहा, जो क्रांति का रूप लेने के लिए माना जाता। अब यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है कि किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य का अर्थ ये हुआ कि वहाँ पे किसी प्रकार कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं किया गया। क्योंकि अगर हम लोग नेता को इसी उम्मीद में हम लोग उसको लाते हैं, हर बारी उसको इस उम्मीद में जरूर जिताया जाता है कि हमारे एरिया में हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, अपने एक लोकल आदमी को चुना जाता है कि वो हमारे एरिया को अच्छा से विकास कर सके, एक अच्छा मोड़ दे सके। किंतु यहाँ पर जो गीजो था, उसने अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी सुधारात्मक कार्य न कर सका, जिससे न तो लोगों को रोजगार दे सका, नहीं भूखमरी के रेशियो को कम कर सका, अथवा क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का एक आक्रोश पैदा किया। क्योंकि सुधारात्मक कार्य करना नेता की एक जिम्मेदारी है, न कि वो करके हमारे ऊपर एहसान करना है। क्योंकि नेता को हम वोट इसीलिए करते हैं ना, ताकि वो हमारे जो स्टेट में हो या फिर हमारे एरिया में हो, हमारे क्षेत्र में हो, उसका विकास कर सके। किंतु लोग इन्हें इस विकास को उसकी एक जो है, यानी कि ये मानता है कि हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, वो उसका वो कार्य है, वो करना उस नेता का काम है। अगर वो काम कर रहा है तो वो अपने जो है उसको जिस काम के लिए उसको लाया गया हुआ है, वो काम को सही रूप से कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ ये है कि हमने जो उम्मीद पे जो उसको वोट डाला, हमने जो उम्मीद पे उसको लाया, वो मेरा उम्मीद वहां पे टूट रहा है, वो अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है। तो यही कारण क्या था इसका, लुई फिलिप की कमजोर नीति और यहाँ पे गीजो का प्रतिक्रियावादी। उन्होंने केवल अपने ऐशो आराम पे और अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, लेकिन किसी भी प्रकार का अपने क्षेत्र में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं किया। ये इसका 5वां पॉइंट है। और इसी कारण से लोगों में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ गया। क्योंकि जाहिर सी बात है ना दोस्तों, कि अगर हमारे एरिया में या हम जिस देश में रहते हैं, अगर उस देश में अगर उसके प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा जहां जिस प्रकार का नियम लागू हो, अगर उसके द्वारा किसी प्रकार कोई भी सुधारात्मक कार्य को नहीं किया जाता है, तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी। अब बेरोजगारी बढ़ने जैसे बेरोजगारी का स्तर बढ़ेगा, वहाँ भूखमरी का स्तर भी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो 6 कंडीशन इस पे, यानी कि यही 6 कारण यहाँ पे सन 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। पहला, लुई फिलिप की कमजोर नीति, तो फिर नीति में वो असफल रहता गया। लुई फिलिप की कमजोर नीति, और इन्होंने एक कमजोर नीति के साथ साथ गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। दूसरा, इसका असफल विदेश नीति था, यानी कि विदेश से इसका किसी प्रकार का कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं हो सका, जिसमें यह असफल साबित हुआ। उसके बाद यहाँ पे किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, और अंतिम यहाँ पे जो कारण माना जाता है वो बेरोजगारी और भूखमरी का बढ़ जाना। जो बेरोजगारी और भूखमरी लोगों में आक्रोश पैदा करता चला गया, जो अंततः जाकर 1848 में एक क्रांति का रूप लेकर उभरा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों वीडियोज, अगर आप यहाँ पढ़ाई समझ में आ रही है, तो आप इस सेशन को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। यानी कि जब किसी चीज को हमें एकत्र करना होता है या रूठे को मनाना होता है,
जिस प्रकार से हमारे गांव समाज में देखा जाता है कि शादी ब्याह में फूफा और खालू बहुत जल्दी रुठते भी है, तो उसको मनाया भी जाता है। लेकिन यहाँ पे वही वाला कहानी था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ने क्या भूमिका निभाई, कि ऑस्ट्रिया किस प्रकार का वहाँ पे नीति को अपनाया। यहाँ पे हमें उस चीज के बारे में देखना है कि ऑस्ट्रिया का यहाँ पे भूमिका क्या था, कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था, यानी कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन माना गया, किसको माना गया, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। ये नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, ये किसी कीमत पे नहीं चाह रहा था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। और जब 1830, क्योंकि ऑस्ट्रिया पहले से नहीं चाहता था यहाँ पे इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, तो 1830 ईस्वी के बाद वहां 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। इसी समय मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। तो मेजनी को यहाँ पे एक अच्छा मौका हाथ लगा कि अगर यहाँ पे एक नागरिक आंदोलन है और नागरिकों में यदि राष्ट्रवाद की भावना है, तो उसके राष्ट्रवाद की भावना को जगाकर यहाँ पे इसका एकीकरण करना संभव था। यहाँ पे एकीकरण करना संभव था कि अगर चलो किसी में राष्ट्रवाद की भावना की कमी है, तो उसको अगर किसी प्रकार का अगर अपने राष्ट्र से अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हो, या किसी में ये बदगुमानी आ जाए कि क्या मेरे ही मानिए कि हम जो जिस नीति से हम भाग रहे हैं या मेरे खिलाफ ही किसी प्रकार का एक ऐसा नीति बनाया गया हो जो एक खास जो एक विशेष वर्ग के लोगों के साथ हो, तो इसी चीज को दूर करने के लिए मेजनी ने क्या करा, यहाँ पर इसी समय मेजनी उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण को मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। लेकिन जो मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। मेटरनिक देखा कि जैसे यहाँ नागरिक आंदोलन हो रहा है, मेटरनिक ने यहाँ पे क्या किया, नागरिक आंदोलन को दबा दिया। जिस प्रकार से आज भी हम लोग अपने देश में और अलग अलग देशों में देख सकते हैं, जब किसी प्रकार का आंदोलन किया जाता है, तो अब यहाँ पर भी उस आंदोलन को और हर एक यानी कि हर एक युग में इस चीज को देखा गया हुआ है कि आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है, ताकि न आंदोलन होगा और न ही जो है सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की आवाज उठेगी, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। वही यहाँ पे कहानी था कि मेटरनिक ने क्या किया, नागरिक आंदोलन को दबा दिया। जर्मनी में राष्ट्रवाद भावना को दबाने के लिए, और जर्मनी में इसका ये मानना था कि न राष्ट्रवाद की भावना को पनपने देना है और न लोगों को उसके एकीकरण में सहयोग करने देना। तो राष्ट्रवाद के भावना को दबा के दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश पर इसको दबा दिया और एक कानून उस पर बना दिया, दमनकारी कानून बना दिया गया कि उस पर कार्लसवाद एक दमनकारी आदेश पारित किया गया कि अगर इस आंदोलन में किसी प्रकार का कोई लोग अगर समर्थन करता है, तो उसके खिलाफ क्या एक किसी प्रकार का लीगल एक्शन ही लिया जाए। तो यहाँ पे ये था कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, कि ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक माना जाता था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि यहाँ पे इटली और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो सके। ऑस्ट्रिया क्या था, सबसे बड़ा बाधक माना जा रहा था इसमें। अगला का टॉपिक है मेरा गैरीबाल्डी के कार्यों का वर्णन करें, कि गैरीबाल्डी क्या कौन था। जिससे पहले हम लोग मेजनी के बारे में देखे थे कि मेजनी कौन था और उसका रोल क्या था। उसके बाद हम लोगों ने मेटरनिक युग को देखा कि मेटरनिक युग क्या था। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि गैरीबाल्डी कौन था और उन्होंने क्या कार्य किया उस दौरान। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ये जो रेड मार्कर जो लिखा गया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस सवाल जरूर पूछा जाता है हमसे कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तकरीबन दोस्तों 10 में से 8 बार ये सवाल जरूर आता है। 10 बार में से 8 बार ये सवाल जरूर आता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। और ये एरिया है गैरीबाल्डी यानी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और वहां गणतंत्र की स्थापना की। वहां क्या किया, वहां पे आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उस क्षेत्र को जीत कर, क्योंकि उस क्षेत्र यानी कि किसी के द्वारा किसी स्थान पर क्षेत्र पर अगर आक्रमण किया जाता है, तो जीतने के बाद वहां पे उसी का अधिकार होता है और वो जिस प्रकार की नीति चाहे वहां पे उसको लागू कर सकता है। तो यहाँ पे सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और वहां गणतंत्र की स्थापना की। उस एरिया को जीत कर गणतंत्र की स्थापना की। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण किया, जब रोम
रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो काउंट काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। लेकिन जब गैरीबाल्डी यहाँ पर नेपल्स और सिसिली पर आक्रमण कर लिया, वहां गणतंत्र भी स्थापित कर दिया। लेकिन जब ये बारी आई रोम पर आक्रमण करने की, जब जब यहाँ पे गैरीबाल्डी ने अपनी योजना बनाई कि अब हमें इसके आगे की ओर रोम की ओर बढ़ना है, यानी कि किसी व्यक्ति में अगर किसी एरिया को जीतने का यानी कि उस पर आक्रमण करके अगर उसको हासिल करने का जुनून हो तो क्या करता है, जगह जगह पे वो अपना आक्रमण करना शुरू करता है। जिस प्रकार से यही जुनून किसमें था, सिकंदर में भी था। सिकंदर के भी माथा पे भूत सवार था ना कि हमको विश्व विजेता बनना है, विश्व विजेता बनना है। और उन्होंने अपने जिंदगी में कई देशों पे आक्रमण किया और वहां उसको जीत कर अपने अधीन उसको रखता चला गया। उसी प्रकार से यहाँ पे गैरीबाल्डी ने भी जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काउंट काबू ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना वहां भेज दी। काउंट काबू ने क्या करा, इसको रोकने के लिए, किसको, गैरीबाल्डी को रोकने के लिए अपनी सेना वहां भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्डी की मुलाकात काउंट काबूर से हुई। इसी बीच गैरीबाल्डी की मुलाकात किससे हुई, काउंट काबूर से हुई। और वह दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को विक्टर एमेनुअल को दे दिया। और जो दक्षिण इटली के जीते हुए भाग को जो उन्होंने काउंट काबूर से मुलाकात किया और जो उसका जो इटली का जो जीता हुआ एरिया था, दक्षिण का जो जीता गया एरिया था, तो किसको दे दिया, विक्टर एमेनुअल को दे दिया। जो आगे चल के विक्टर एमेनुअल को प्रधानमंत्री के पद पे भी ये बैठाया। लेकिन देखा कि इसका जो नीति है ना वो एक बेहतरीन नीति माना जा रहा था विक्टर एमेनुअल का। तो यहाँ पे जीते हुए भाग को किसके हवाले कर दिया, विक्टर एमेनुअल के, कि जीते तो हम हैं लेकिन यहाँ पे आप अपना जो इसको देख रेख कीजिए और अपने अधीन इसको रखिए और यहाँ पे जो भी नियम कानून होगा आपके अधीन यहाँ पे चलता रहेगा। इस तरह गैरीबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण हो पाया और इसके गैरीबाल्डी के इतने प्रयास से यहाँ पर इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने नोट्स इसका नहीं बनाया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।